हर बार आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने बात करी है अपने अलग अलग सेशंस में सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की, जिसको बोलते हैं जड़ और चेतन, शिव और शक्ति। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? जैसे ह्यूमन बॉडी है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये जो अर्थ है, प्लैनेट्स है, और जो जो भी हमें दिख रहा है थ्रू ह्यूमन बॉडी, वो सब ऑब्जेक्ट्स है। और जो पता चल रहा है, जो पता चलना होता है, सब वो सब्जेक्ट है। कॉन्शियसनेस जो है, साउंड ऑफ साइलेंस जो है, एक तरीके What is the relationship between Shiv and Shakti? Are they two separate entities? बिकॉज दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो गुण हैं, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। एक निर्गुण है, यानी कोई गुण नहीं है किसी तरह का, उस स्तर पे कुछ भी नहीं हो रहा है। एट द लेवल ऑफ शिव, एट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ना कुछ बन रहा है, ना मिट रहा है, ना कुछ बदल रहा है। सब कुछ स्थित है, स्थिर है, कुटस्थ है। और प्रकृति के लेवल पे देखा जाए तो सब कुछ ही बदल रहा है। वी हैव कंट्रोल ओवर प्रकृति, शक्ति, एनर्जी। आज जितनी भी कंट्रीज है, उसमें सबसे बड़ी लड़ाई क्या चल रही है कि कौन सबसे कम कॉस्ट में सबसे ज्यादा एनर्जी क्रिएट कर सकता है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो कंप्यूटिंग पावर चाहिए, उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए, और एनर्जी महंगी है। तो सस्ते में कौन एनर्जी क्रिएट कर सकता है? जैसे अभी न्यूज आई कि चाइना ने न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू एनर्जी क्रिएट करी। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इन्फिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसको यूज किया जा सकता है फर्दर कुछ करने के लिए। तो इस यूनिवर्स के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक एनर्जी, एक कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज अ पजल फॉर साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के लिए एक पजल है, बहुत बड़ी पजल है। ये बिल्कुल ऐसा है कि साइंटिस्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्शियसनेस को, और वो खुद कॉन्शियसनेस में है। यानी एक मछली दूसरी मछली में कॉन्शियसनेस को ढूंढ रही है, देखती हूं इसमें कॉन्शियसनेस कहां है। जबकि दोनों ही मछलियां जिसमें है वो कॉन्शियसनेस है ना? कमाल। बट उसके बीच में देखने के लिए कोई डिटेक्टर नहीं है साइंटिस्ट के पास में। प्लस ये एक पैराडाइम शिफ्ट है थिंकिंग में, बिकॉज दे बिलीव कि कॉन्शियसनेस आती है और जाती है। जैसे मेडिकल लैंग्वेज में जो टर्म्स यूज करी जाती है कि दिस पेशेंट इज कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, नॉट कॉन्शियस। तो ये मिस्ट्री क्या है? एक है साइंटिफिक लेवल पे व्हाट इज कॉन्शियसनेस, नॉट व्हाट इज एनर्जी। बिकॉज एनर्जी एंड डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, उसके ऊपर तो इंसान का काफी हद तक कंट्रोल आ गया है। वेदर वी टॉक अबाउट दो पत्थर को रगड़ करके उसमें से चिंगारी निकलती है, फिर आग निकलती है, वो क्या है? एनर्जी। या फिर हम बात करें न्यूक्लियर फ्यूजन की इन अ वेरी सोफेस्टिकेटेड लेबोरेटरी, वो क्या है? एनर्जी। तो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ प्लेइंग विद एनर्जी। वहां तक तो साइंस पहुंच गई है, बट ये जो हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। फिर एक और पजल आती है जो स्पिरिचुअल दुनिया में जब हम एंटर करते हैं, जहां पर आपने ये तो एक्सपीरियंस कर लिया कि साउंड ऑफ साइलेंस है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो नथिंगनेस का कॉन्सेप्ट गया आपकी लाइफ में से, साइलेंस गया। डू यू नो द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस? इवन इफ यू वांट, यू कैन नॉट एक्सेस साइलेंस बिकॉज इट्स नॉट देयर। नथिंगनेस इज नॉट देयर। Isn't it a big statement to make? जो लोग यहां पर बैठे हैं उसके अलावा अगर हम बाहर जा करके किसी को बोलें, किसी साइंटिस्ट को बोलें, किसी डॉक्टर को बोलें, या किसी भी इंसान को बोलें कि इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है जब और जहां कुछ नहीं होता है, तो वो नहीं समझ पाएंगे। और स्पेसिफिकली अगर उनको समझाया जाए,
कुछ नहीं की डेफिनेशन क्या? ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है जब साउंड नहीं होती है। वो कहेंगे क्या बोल रहे हो? क्या वो मान जाएंगे? क्या आप मान जाते ये एक्सपीरियंस होने से पहले? तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन शिव एंड शक्ति, बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट? इन दोनों में क्या फर्क है? और क्या कॉन्शियसनेस की वजह से ये सब कुछ होता है, यानी सब्जेक्ट करता है, या सब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट के मिलने से सब कुछ होता है, या ऑब्जेक्ट की वजह से सब कुछ होता है? जो भी होता है कैसे होता है? या हमारी विल पावर की वजह से सब कुछ होता है? कौन करता है? आप करते हो या कोई और करता है? जो करता है वही भोगता है। जो कर्म करेगा फल उसी को तो मिलेगा। तो कर्म कौन करता है? व्हाट इज कर्म? दीज आर बिग क्वेश्चंस, और इतना आगे तक यूजुअली कोई नहीं जाता है। डू यू गाइज रियली वांट कि हम यहां पर चलें और चल करके देखें आगे क्या है? तो सबसे पहले साइंटिफिकली समझो, क्योंकि अगर हम स्पिरिचुअली बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट्स में मैं कुछ भी बोल दूंगा, आप कुछ भी सुन लोगे, कुछ भी समझने लग जाओगे, कुछ भी मान लोगे। वहां तक देखो जहां तक साइंस पहुंच चुकी है। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या बात करी जा रही है? व्हेन देयर इज एन ऑब्जर्वर तो देयर इज अ पार्टिकल, एंड व्हेन देयर इज नो ऑब्जर्वर देयर इज वेव। लेट्स क्वेश्चन व्हाट इज द ऑब्जर्वर? बेसिकली अ डिटेक्टर which is not an observer, which is the observed, which is not the subject, which is the object. तो किसके होने से वेव पार्टिकल के जैसी अपीयर होती है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग में। अगर इसको अच्छे से समझ लिया तो आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, तो आगे बढ़ सकते हो। अगर यही कंफ्यूज हो गए या ये क्लियर नहीं है तो कोई भी आकर के, ये जो सो कॉल्ड गुरु है मार्केट में, आकर के आपको घुमा के चले जाएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा कुछ क्या हुआ आपके साथ में, कुछ भी बोल देंगे। यानी एनर्जी और कॉन्शियसनेस के बीच के फर्क को समझने के लिए आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझना पड़ेगा जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। इट्स नॉट एन ऑब्जर्वर एन ऑब्जर्व्ड फिनोमिना जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं। इट इज टेक्निकली रॉन्ग। इट इज एन ऑब्जर्व्ड एंड ऑब्जर्व्ड फिनोमिना। डिटेक्टर क्या है? एक पार्टिकल है या वेव है? द मोमेंट देयर इज अ डिटेक्टर टू डिटेक्ट अ फोटोन और अ सब एटॉमिक पार्टिकल, तो वो डिटेक्टर क्या है? वो किसका बना है? क्या वो कोई ऑब्जर्वर है जो आंखों से फोटोन को देख रहा है? क्या वहां कोई इंसान है, कोई जानवर है, कोई कॉन्शियस बीइंग है? क्या है वहां पर? वहां पर एक डिटेक्टर है। वो डिटेक्टर जो एक ऑब्जेक्ट है। तो कांटेक्ट किसके बीच में हो रहा है? क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा है, जिसकी वजह से वेव पार्टिकल की जैसी अपीयर हो रही है, या ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा है? समझे मैंने क्या कहा? आज से कुछ साल पहले जब मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी सच को जानने की, एंड तक जाने की, तो बीच में मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जो पिछले 50 साल से 60 साल से दे वर स्टडीइंग एंड टीचिंग उपनिषद्स। उनको एक एक वर्ष याद है। तो उनके साथ में मेरी बहुत डिटेल में और बहुत डीप में इस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हुआ कि जिसको आप ऑब्जर्वर कह रहे हो वो ऑब्जर्वर नहीं है, वो ऑब्जर्व्ड है। द बेसिक हाइपोथेसिस ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल who don't understand it deeply, यानी कि practically, is कि one there is an observer and there is an observed. When there is an observer, आज साइंस भी यही कह रही है, when there is an observer, the observed is there. When there is no observer, there is no observed. It is not true. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी हमारे सामने है। सामने मतलब मैं नहीं, ये 3 कैमरास दिख रहे हैं। क्या ये कोई कॉन्शियस बीइंग है?
क्या ये कोई प्लांट है, एनिमल है? इज इट सेंटिएंट? तो ये क्या है? पार्टिकल। और अगर यहां पर सोफा है, ये क्या है? पार्टिकल। तो अगर हम कैमरे को ऑन करके छोड़ दें तो क्या उसमें ये कैप्चर होगा या नहीं होगा? होगा। इससे क्या समझ आ रहा है? ये जो यूनिवर्स है, दिस इज एन इंट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. Subject is standing apart. Subject has got nothing to do with all this. तभी तो वो निर्गुण है. अगर सब्जेक्ट के ऊपर कोई फर्क पड़ जाए या सब्जेक्ट के होने से या ना होने से कोई फर्क पड़ जाए रियलिटी पे, तो निर्गुण कैसे हुआ? जैसे स्पेस, अगर स्पेस के होने से या ना होने से जो भी इस कमरे में हो रहा है या होने वाला है उस पर कोई फर्क पड़ जाए, तो स्पेस निर्गुण कैसे हुआ? स्पेस के होने की वजह से सब कुछ हो रहा है. स्पेस में सब कुछ हो रहा है. स्पेस कुछ नहीं कर रहा है. स्पेस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता. दैट इज ट्रू, वो सच है. लेकिन स्पेस कुछ नहीं कर रहा है. तो जब कांटेक्ट होता है किसके और किसके बीच में? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में, तो यूनिवर्स अपीयर हो जाता है. जब कोई कांटेक्ट नहीं होता है तो कहां है यूनिवर्स? इट्स जस्ट अ वेव विद इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज. तो कांटेक्ट किसके बीच में? एनर्जी की ही जो अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं, शक्ति के जो अलग अलग गुण हैं, प्रकृति के जो अलग अलग गुण हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. ये भी शक्ति, ये भी शक्ति टकराई, उसकी वजह से साउंड क्रिएट हो गई. इसमें सब्जेक्ट कहां है? और इस साउंड को, ये जो साउंड क्रिएट हुई, इसको किसी इंस्ट्रूमेंट में कैप्चर किया जा सकता है और उसको प्ले किया जा सकता है. इसमें सब्जेक्ट कहां है? जब आपने बोला कि कैमरा ऑब्जेक्ट है एंड वॉट एवर इट इज ऑब्जर्विंग इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, तो कॉन्टैक्ट हो रहा है एंड वो हो रहा है, बट देयर हैज़ टू बी समवन हु कैन आइडेंटिफाई कि वो कॉन्टैक्ट हो रहा है. इफ नोबडी इज वॉचिंग एंड गोइंग टू द मेमोरी ऑफ द कैमरा, nobody knows what's happening and what is being recorded. So there has to be, in a way, what I feel at the moment, that there has to be subject which can confirm for a moment that yes, that something has been recorded. अगर एक कैमरे ने दूसरे कैमरे को रिकॉर्ड किया और तीसरे कैमरे में उसको स्टोर कर दिया और उसको कोई इंसान नहीं देख रहा, कोई जानवर देख रहा है, स्क्रीन पे प्ले कर दिया, तो जानवर को ये तो पता है कि कुछ है. तो इज इट नॉट अ प्रूफ कि उसमें वो मेमोरी स्टोर हो चुकी है? डू वी नीड समवन टू से कि उसमें कुछ है? इन अदर वर्ड्स, बिना उसको देखे क्या कंप्यूटर में ये जो मेमोरी कार्ड है, इसको आप इंसर्ट करते हो तो पहले आपने देखा ये मेमोरी कार्ड खाली था, अब ये आधा भर चुका है, अब इसमें 50% स्पेस है और 50% नहीं है. तो डू यू नीड टू सी कि कैमरे ने क्या रिकॉर्ड किया टू प्रूव कि कैमरे ने रिकॉर्ड किया? या फिर देयर इज मेमोरी इन दैट, दैट्स अ गुड इनफ प्रूफ कि इट्स डन. So again, sir, there has to be someone, whether you record in multiple cameras or multiple memories, even if the animal, if I don't know about that person, let's say that thing is happening in some other country और वहाँ पे record हो रहा है, but we, all of us sitting here, are absolutely unaware of that. So whatever is happening, but we don't know about that one. So as far as knowingness is there, I can say that yes, maybe it's happening, or I can define it in a language. आर यू ट्राइंग टू से कि जब आपको पता लगता है तभी वो होता है? इज इट नॉट ईगो एट इट स्पीक? इन अदर वर्ड्स, आप ये कह रहे हो कि अफ्रीका में कुछ हुआ, जब तक आपको नहीं पता तब तक आप नहीं मानोगे. आप ये कह रहे हो तब तक वो हुआ ही नहीं. अब वहां पर चाहे वो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, चाहे वहां पर किसी इंसान ने देखा, पहले तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि दोनों अलग कैसे है. बेसिक मैकेनिज्म ऑफ अ कैमरा, या किसी इंसान ने देखा और उसकी मेमोरी में फीड हुआ, या किसी कैमरे में फीड हुआ, इट्स वन एंड द सेम. But I can say I don't know. Yes, you can say you don't know, but you cannot say
that does not exist. I'm not saying that, but I'm saying I don't know. But to say for That's myself, fine that you don't know, but दोनों में बड़ा फर्क है. एक है कि आप कह रहे हो I don't know. अरे तो you don't know about anything in this universe. आपको पता ही क्या है? आपके नोन के दायरे में है क्या, पहले तो मुझे ये समझाओ. तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो जो भी आपके नोन के दायरे में है वो तो है, जो अननोन में है वो नहीं है? इन अदर वर्ड्स, आर यू ट्राइंग टू से कि जो इंसान के नोन के दायरे में है वो तो है, बट ऐसा बहुत कुछ है जो जानवरों के नोन के दायरे में है, क्या हम ये कह रहे हैं कि वो है ही नहीं? तो इट्स अ बिग पॉइंट दैट यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर जंपिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. हाँ, इवेंचुअली हम एक ऐसी जगह पर पहुंचेंगे कि अगर मान लो पूरी दुनिया में सिर्फ कैमराज ही कैमराज हो और सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है एंड देयर इज नो कॉन्शियसनेस, तो उसका होना या ना होना बराबर है. चाहे वो वेव है या पार्टिकल है, वो बराबर है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं लगा. बट उसकी तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे. अभी तो हम बात ये कर रहे हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है, यानी कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है. ये जो गलत फहमी है, दिस इज डीपली रूटेड इन अ लॉट ऑफ पीपल. दिस इज नथिंग बट ईगो. क्योंकि इसके साथ में क्या कनेक्टेड है? मैं. कि जब मैं होता हूं तो यूनिवर्स होता है, मैं नहीं तो कुछ नहीं. पहले तो इस मैं को क्वेश्चन करो, व्हाट डू यू मीन बाय मैं? आर यू सेइंग कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस इन योर बॉडी? Whenever you say मैं, you're talking about consciousness in your body. You're not talking about consciousness. जब आप बॉडी को मैं बोलते हो तो इस बॉडी में जो पानी है आप उससे आइडेंटिफाइड नहीं हो, क्योंकि अगर पानी आप हो तो फिर जहां भी पानी है, जितना भी पानी है वो सब आप हो. बट ऐसे हम नहीं सोचते हैं. यहां तक देख पाए? इसको क्या हम क्वेश्चन कर सकते हैं? कोई तरीका है इसको क्वेश्चन करने का? What is the proof of existence? It has to be captured somewhere. It has to be monitored. उसके ऊपर स्टैंप लगानी पड़ेगी कि वो है या नहीं है. बट आज की डेट में ये सारा काम ऑटोमेटिकली हो सकता है, उसमें किसी इंसान की जरूरत नहीं है. यानी एक ऑब्जेक्ट के आते ही, जिसको हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, यानी एक डिटेक्टर के आते ही. व्हाट इज अ डिटेक्टर? अलग अलग सेंसेस के केस में अलग अलग तरह के डिटेक्टर्स हैं. जैसे अगर देखने की बात करी जाए तो मिरर इज अ डिटेक्टर. मिरर जो कि कुछ नहीं है, एक तरह का स्टोन है. एक और तरह का स्टोन होता है जिस पे रिफ्लेक्शन नहीं दिखती है, एक है जिस पे दिख रही है दोनों पत्थर ही है, दोनों ऑब्जेक्ट ही. और उसमें जो और मिरर्स दिख रहे हैं, नॉन मिरर्स दिख रहे हैं, वो भी पत्थर है. तो इंटरेक्शन हो किसके बीच में रहा है? एक पत्थर जो मिरर है उसके एक जगह पर होने से वो रिफ्लेक्शन उसमें दिख जाती है. इसमें सब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है. और अगर उसमें रिकॉर्डिंग की कैपेबिलिटी है तो वो रिकॉर्ड हो जाती है. और आजकल तो रिकॉर्डिंग ट्रांसफर भी हो जाती है और वो स्टोर भी हो जाती है. उसको डेटा बोलते हैं. उस डेटा के बेस पे चीजों को ट्रेन किया जा सकता है और उसके बेस पे बहुत कुछ जनरेट किया जा सकता है. तो इट्स अ प्ले. This entire universe, objective universe, is a play between object and object. If there is no contact between two objects, यानी कि जब फोटोन को फायर किया जा रहा है या एटम को फायर किया जा रहा है और कोई डिटेक्टर नहीं है, तो कोई सेपरेशन भी नहीं है. यानी डिटेक्टर के आते ही वेव, जिसमें आपस में कहीं कोई सेपरेशन नहीं है, दैट अपीयर्स लाइक अ पार्टिकल. एंड जो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम और स्पेस है, दैट इज ऑल फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल छोटा बड़ा होता है, पार्टिकल की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, नाम रूप उपाधि. पार्टिकल बनता है मिटता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होती हैं. एट द लेवल ऑफ वेव ये सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं होते. तो शिव और शक्ति के बीच में फर्क समझ आया? जब बोलते हैं अद्वैत, यानी कि ये दो नहीं है, मतलब क्या? फ्लक्चुएशंस होती हैं किसमें? शक्ति में, विच इज एन इंट्रिंसिक क्वालिटी ऑफ शिव. शक्ति किसमें है?
शिव में है, बट किस फॉर्म में है? अनमैनिफेस्ट फॉर्म में है। कब? जब कोई कांटेक्ट नहीं है। किसके बीच में? शक्ति और शक्ति के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। ये क्या है? ये जो हम टच कर रहे हैं, किसके बीच में कांटेक्ट हो रहा है? सब्जेक्ट के बीच में हो रहा है और ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा है। सब्जेक्ट को टच कर सकते हो क्या? ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में, इसीलिए इसको कंट्रोल किया जा सकता है। यानी अगर आप एनेस्थीसिया देते हो तो इधर जो सेंसेशन पहुंच रही है नर्वस सिस्टम के थ्रू, विच इज अगेन एन ऑब्जेक्ट, उसको रोका जा सकता है, वो सेंसेशन ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी। तो ये सब किस लेवल पे हो रहा है? एट द लेवल ऑफ एनर्जी, which is in the realm of science. Consciousness has got nothing to do with all this. And that's a fact जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो बड़ी आसानी से। जो भी चेंजेस हम करते हैं वो करते हैं एट द लेवल ऑफ ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लेवल पे हम चाहे भी तो कोई चेंज नहीं कर सकते। बदल के दिखाओ अपनी कॉन्शियसनेस को, है कोई तरीका? हाँ, ऑब्जेक्ट्स को बदलने से ऐसा लग सकता है कि कॉन्शियसनेस बदल रही है, बट एक्चुअल में नहीं बदली। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को वापस से जैसे ही उस पोजीशन पे ले जाओगे जहां वो पहले था, तो कॉन्शियसनेस वैसी की वैसी है। इन अदर वर्ड्स, चाहे कुछ भी अच्छे से अच्छा हो रहा है या बुरे से बुरा हो रहा है, हो किस में रहा है? कॉन्शियसनेस में। तो क्या कुछ अच्छा होने से एट द लेवल ऑफ ऑब्जेक्ट कॉन्शियसनेस अच्छी हो जाती है? कुछ बुरा होने से कॉन्शियसनेस बुरी हो जाती है? कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज अनअफेक्टेड बाय ऑल दिस। ये जो बात मैंने अभी कही है, अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने की गुंजाइश है, नहीं तो आप फंसे हुए हो। कहां फंसे हुए हो? वही सारी जो कहानियां होती हैं। आत्मा ना सिर्फ इस बॉडी में है, और जैसे हम सबके जूतों में अलग अलग सोल होता है, ऐसी अलग अलग बॉडी में अलग अलग सोल्स होते हैं, अलग अलग आत्माएं होती हैं। अच्छा, कैसी होती है आत्मा? आत्मा ना लाइट की जैसी होती है। तो डार्कनेस में आत्मा मर जाती है? आत्मा यहां से निकल के वहां चली जाती है। आत्मा में संचित कर्म होते हैं, उसके हिसाब से पुनर्जन्म होता है। फिर आगे कॉन्सेप्ट है स्वर्ग नर्क, फिर आगे एक और कॉन्सेप्ट है भगवान का। जबकि भगवान का मतलब क्या है एक्चुअल में, अगर आप समझोगे तो, जो कण कण में है और जिसमें सब कुछ है। बट क्योंकि हम यानी कि इंसान एक ऐसा जानवर है जो कंट्रोल फ्रीक है, यानी जब भी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है तो हमको एंजाइटी होने लग जाती है, हम बौखलाने लग जाते हैं, परेशान होने लग जाते हैं। हमको सब कुछ कंट्रोल करना है, अपनी लाइफ को भी, औरों की लाइफ को भी, जानवरों को भी, एनवायरनमेंट को भी, हर चीज को कंट्रोल करना है। कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं हो रहा होता तो हम परेशान होने लग जाते हैं, अंदर डिसऑर्डर हो जाता है। इसलिए हमें एक परफेक्ट कंट्रोलर चाहिए। तो ध्यान से समझो, ये जो सब कुछ चल रहा है पूरे यूनिवर्स में, ये क्या है? किसके बीच में चल रहा है और किस लेवल पे चल रहा है? इट्स नथिंग बट एनर्जी in different forms and different attributes of energy interacting with one another in different ways, acting upon one another in different ways. जैसे शक्ति की ही एक फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इन योर ब्रेन, मेमोरी। वो किसको कंट्रोल कर सकती है? शक्ति, विच इज दिस बॉडी। अब वहां पर एक इक्वेशन है, दोनों में से कौन जीतेगा? डिपेंड करता है इंटेंसिटी किस में ज्यादा है, उसकी अपने आप में पूरी की पूरी एक इक्वेशन है। क्या यही सब नहीं होता है सुबह से रात तक? बट इसमें गड़बड़ क्या होती है? आपको लगता है मैंने किया। अगर मेरी इस बात को गहराई से समझ लोगे, अभी मुक्त हो जाओगे। इंस्टेंट एनलाइटनमेंट, इंस्टेंट लिबरेशन, इंस्टेंट मुक्ति, यही रियल मुक्ति है। आप मुक्ति किसको समझते हो? सर मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं पीसफुल हो जाऊं। हाँ, ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, इलीगल हैं, लेकिन और मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता। नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं सर, जो हम कर रहे हैं ना वो हम करते रहे, वही आदमी के साथ उसी घर में रहे जिसकी शक्ल हमको पसंद नहीं है, लेकिन सर माइंड पीसफुल रहे ना।
सर वही नौकरी करे जो हमको पसंद नहीं है, लेकिन माइंड पीसफुल रहे ना। सर बॉडी के लेवल पे ना कुछ करना ना पड़े, लेकिन हेल्दी रहे ना। देख रहे हो कॉन्ट्राडिक्शन? तो जो भी करना है या नहीं करना है, और अगर इसको एक स्टेप आगे बढ़ा दिया जाए, तो जो भी होना है, जिसको बोलते हैं ना होनी को कोई टाल नहीं सकता है, ये सब किस लेवल पे है? शक्ति के लेवल पे। आप चाहो भी तो कुछ कर सकते हो क्या? ऐसा लग सकता है कि आप कर रहे हो, बट सिर्फ एनर्जी से ही सब कुछ होता है, बिना एनर्जी के कहीं कुछ नहीं होता है। यानी जब तक किसी बॉडी में या किसी इंस्ट्रूमेंट में एनर्जी है, तब तक वहां पर कुछ हो रहा है। एनर्जी का प्लग निकाल दो, ये प्राण क्या है अगर एनर्जी नहीं है तो? ये ब्रेथ क्या है? खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ये सब क्या है? एनर्जी, शक्ति। तो सारा खेल किसका है? शक्ति का। तो जो भी चेंजेस करते हैं किस लेवल पे करते हैं? शक्ति के लेवल पे। प्रॉब्लम्स किस लेवल पर है? शक्ति के लेवल पे। शिव के लेवल पे ना तो कभी कुछ हुआ है, ना कुछ हो रहा है, ना कुछ होगा। और इन दोनों में से आप क्या हो? ध्यान से समझना, आप ध्यान से अपनी अटेंशन को बढ़ाओ। अगर तो इस वेव पार्टिकल थ्योरी में ऐसा होता कि जैसे ही डिटेक्टर बीच में आता तो वेव पार्टिकल की तरह अपीयर ही नहीं होती, पार्टिकल बन जाती, तो डुअलिटी क्रिएट हो जाती। इन अदर वर्ड्स, अगर आपके एक्सपीरियंस की बात करी जाए, या तो एक ऐसी स्टेट होती जब साउंड ऑफ साइलेंस होती, एक ऐसी होती जब वो साउंड ऑफ साइलेंस ये बन जाती, तो हमारे पास करने के लिए कुछ होता, तो एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम होती। बट चाहे कुछ भी हो रहा होता है, कुछ भी दिख रहा होता है, कुछ भी सुनाई दे रहा होता है, कुछ भी फील हो रहा होता है, कोई भी सेंसेशन होती है या नहीं होती है, कुछ भी होता है या नहीं होता है, साउंड ऑफ साइलेंस में कोई चेंज होता है क्या? इट्स ऑलवेज देयर। इन अदर वर्ड्स, शिव और शक्ति में जो डिफरेंस है वो सिर्फ अपीयरेंस का है, एक्चुअल में नहीं है। इवन एट द टाइम when there is a rainbow in the sky, that is still light, light traveling at a speed which is always constant. वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, स्पीड नहीं बदलती है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है। तो इवन व्हेन इट इज अपीयरिंग थ्रू आईज एज अ रेनबो, इट इज स्टिल अ वेव। शक्ति के होने की वजह से, शक्ति की कौन कौन सी फॉर्म्स है? ध्यान से देखो, बाइफरकेट करो। आज तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, यू डोंट नीड दीज मिस्टिकल पीपल जो कुछ भी कहीं से पढ़ करके कुछ भी बोल रहे हैं। एज इट इज देख लो चीजों को। किस किस तरह की एनर्जी चाहिए उस रेनबो को परसीव करने के लिए? आसमान में रेनबो है, उसको परसीव करने के लिए किस किस तरह की एनर्जी चाहिए बॉडी में? आंखें ठीक होनी चाहिए, ब्रेन ठीक काम करनी चाहिए, ब्रेथ ठीक चलनी चाहिए, एनर्जी ना बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम होगी तो बेहोश हो जाओगे या सो जाओगे, नींद आ जाएगी, और बहुत ज्यादा एनर्जी होगी तो इतना फड़फड़ा जाओगे कि रेनबो देख ही नहीं पाओगे। रुक करके टिक करके देखना होगा ना। तो दिस बॉडी विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज, इसमें वो रेनबो कैप्चर हो पा रहा है जिसके अलग अलग रंग दिख रहे हैं। किसके? उसी लाइट के जिसका एक्चुअल में कोई रंग नहीं है। बट जब लाइट में कोई रंग नहीं है तो इतने रंग कैसे दिख रहे हैं? क्योंकि ये कांटेक्ट हो गया है वहां पर। किसके बीच में? पानी के बीच में और लाइट के बीच में। अगर वो कांटेक्ट ना हो तो रेनबो भी नहीं है। तो रेनबो का होना किस पे टिका है? देखने वाले पर। अरे नहीं अंकल आंटी, इस इमेजिनेशन से बाहर आ जाओ। ये बहुत बड़ा एरर है जो लोग करते चले जा रहे हैं, जो डीप में नहीं समझ पा रहे हैं चीजों को। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद यू, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ रेनबो। एंड इफ इट इज ट्रू फॉर अ रेनबो, इट इज ट्रू फॉर एवरीथिंग। समझे मैंने क्या कहा?
इन अदर वर्ड्स, अगर आपने रेनबो को नहीं देखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेनबो नहीं है, किसी और ने देखा। चाहे एक बॉडी जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है, कैमरे के जैसी है, चाहे उसमें रिकॉर्ड हुआ चाहे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों ही एटम्स के बने हैं, दोनों ही डिटेक्टर्स हैं। द मोमेंट इट इज डिटेक्टेड, इट्स देयर। इफ इट इज नॉट डिटेक्टेड, इट इज स्टिल देयर। बट वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ रेनबो है, और अगर मैं रेनबो को हटा दूं, वहां पे यूनिवर्स को लगा दूं, सो दैट अपीयरेंस इज नॉट देयर बिकॉज देयर इज नो डिटेक्टर। तो जब डिटेक्टर नहीं होता तो वहां पर क्या होता है? लाइट होती है, बट जो रंग दिख रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द डिटेक्टर। इफ वी चेंज द डिटेक्टर तो वहां कुछ और दिखने लग जाएगा। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इन अदर वर्ड्स, जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप देखोगे, जैसे देखोगे वैसा दिख जाएगा। हमारे लिए दिन, किसी और जानवर के लिए रात। तो एक्चुअल में क्या है? दिन है, रात है। ऑब्जर्वर तो दोनों है, बट एक के लिए दिन है, एक के लिए रात है। देखो कितना मजेदार है। आपने जो लास्ट एग्जांपल दिया, दिन और रात इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड कर रहा है। एग्जैक्टली, नाउ यू गॉट इट राइट, कि सारा जो खेल है वो इंस्ट्रूमेंट का है। और यही अगर हम इसको, जिसको दिन कह रहे हैं, या कोई और जानवर जिसको रात दिख रही है, इसको हम एक्सरे मशीन के थ्रू देखें तो रंग गायब हो जाएंगे, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में दिखने लग जाएगा। तो क्या सच है तीनों में से? और अगर हम ना देखें तो, यानी कोई मशीन नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई देखने वाला नहीं, यानी कोई कांटेक्ट नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं, तो क्या है? द अनमैनिफेस्ट, प्योर कॉन्शियसनेस। उसको बोलते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम। सत्यम ही ज्ञानम है, ज्ञान स्वरूप है। सत्यम मतलब क्या? जो बदलता नहीं है। एक तरीका ये हो सकता है बोलने का, दूसरा हो सकता है जो हमेशा होता है। इनफैक्ट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हमेशा, यानी कि टाइम एंड स्पेस, इज इन सत्यम। इन अदर वर्ड्स, रेनबो के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी रेनबो को अगर आप आंखों से देखोगे तो रेनबो है, और अगर बिना सेंसेस के, यानी बिना आंखों के देखोगे तो साउंड ऑफ साइलेंस है। रेनबो को हटा दो, यूनिवर्स को लगा दो। इस यूनिवर्स को अपने अलग अलग सेंसेस के थ्रू देखोगे तो अलग अलग तरीके से अपीयर होगा, डिपेंडिंग अपॉन किसके थ्रू देख रहे हो। बट अगर किसी के थ्रू ना देखो तो, यानी किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ना देखो मैनमेड, और ना अपने 5 सेंसेस के थ्रू देखो, ना मेमोरी के थ्रू देखो, तो क्या है? द साउंड ऑफ साइलेंस। और अब ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हम सबका एक्सपीरियंस है। और सिर्फ इतने लोगों का होता तब भी एक ये हो जाता कि कुछ ऐसे लोग हैं जो डिल्यूडेड हैं, जो इस कमरे में बैठे हैं, जिनको कोई बीमारी है। बट अब तो लाखों लोग हैं। तो यू डोंट हैव टू फील स्पेशल क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। इट्स देयर। इट्स लाइक ऐसे बोलना सारी मछलियां हैं और एक कह रही है मेरे को पानी एक्सपीरियंस हो रहा है। तुम्हें नहीं हो रहा? अरे हो रहा है नहीं हो रहा उससे फर्क नहीं पड़ता, सब पानी में ही है। तो खुश होने की जरूरत नहीं है कि मुझे पानी का एक्सपीरियंस है। तो यहां तक देख पा रहे हो? तो अगर यहां तक आप समझ गए तो सवाल यह उठता है कि क्या जो शक्ति है उसमें कहीं भी किसी भी तरह का कोई सेपरेशन है, या फिर इट्स लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स, एक के ऊपर एक टिका दो, एक को गिराया, धड़ 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 सारे गिरते चले जा रहे हैं, जिसको डोमिनो इफेक्ट भी बोलते हैं। उन डोमिनोज में से सबको ये लग सकता है कि ये मैं कर रहा हूं, मैंने इसको धक्का दिया, जिस वजह से देखो वो सारे गिर गए। ऐसे ही हम ऑपरेट करते हैं सुबह से रात तक, जबकि उस बेचारे को ये नहीं पता उसको पीछे से धक्का पड़ा है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल कहां है? कर्म कहां है? फल कहां है? कौन करता है? क्या करता है? आप क्या करते हो? क्या किया है आज तक? एट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मुझे बताओ आज तक क्या हो गया है, क्या बदल गया है? क्या वहां पर कोई चॉइस है?
इन अदर वर्ड्स आपके कान के पास में आ करके ऐसे मैं आवाज करने लग जाऊं, आपके पास में चॉइस है कि इसको सुनो या ना सुनो? चॉइसलेस है। और किसी जानवर के पास में हो तो चॉइसलेस है। तो कॉन्शियसनेस इज चॉइसलेस, इट डजंट चेंज विद टाइम। बदली क्या? आप लोगों की एज है मान लो 20 साल, 30 साल, 50 साल, 70 साल, 100 साल, जो भी, मतलब देखने में तो 100-150 के लग रहे हैं, लेकिन मान लेते हैं चलो 30-40 होगी। साइंस ने तरक्की कर ली ना, एंटी एजिंग दवाइयां आ गई और खा खा के आप लोग यंग लगा है। बट ठीक है, मान लेते हैं चलो जो भी है आपकी एज। तो कुछ बदला क्या पिछले 100-150 सालों में? कुछ बदला इन द सेंस कॉन्शियसनेस के स्तर पे, सब्जेक्ट के लेवल पे, शिव के लेवल पे, ऑब्जेक्ट के लेवल पे सब कुछ बदल गया। ऑब्जेक्ट के लेवल पे, शक्ति के लेवल पे सब कुछ बदल गया। थॉट विच इज शक्ति, सब कुछ बदल गया। इंफॉर्मेशन, दिस इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन बाय द वे, जिसको डीएनए बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। इट कैन बी स्टोर्ड एंड रेप्लिकेटेड, नॉट अ बिग डील। जेनेटिकली आजकल सीड्स को मॉडिफाई किया जाता है और कई तरह की चीजें बना दी जाती हैं, नॉट अ बिग डील। तो किसको मॉडिफाई किया जा सकता है और किसको नहीं? उसको आप एनर्जी कहो, शक्ति कहो, इंफॉर्मेशन कहो, कुछ भी बोलते रहो, उससे फर्क क्या पड़ता है? तो आप क्या हो? क्या आप शक्ति हो? क्या शक्ति आपके कंट्रोल में है? यू कैन नॉट से नो एंड यू कैन नॉट से यस, यू कैन से relatively up to a certain extent, yes, it is in your control. For example, ये मेरा हाथ यहां पर है, इसको मैंने यहां तक उठाया, तो that means I have control over शक्ति. But what is this I? क्या ये कॉन्शियसनेस ने किया? यानी जो जान रहा है उसने किया? या थॉट, जिसको जाना जा सकता है? यानी कि पहले मैंने आपको बोला कि देखो शक्ति को एक हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, तो अब मुझे आपको एग्जाम्पल देना था, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना था। तो मैंने अपने अंदर बोला, जिसको थॉट बोलते हैं, कि लेट मी गिव यू दिस एग्जाम्पल। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा? अपने हाथ को यहां पे मूव करके दिखाता हूं। तो मैंने बोला, यानी सोचा, और सोचना विच इज एनर्जी, उस एनर्जी ने सिग्नल दिया विच इज अगेन अनदर एनर्जी, उसकी वजह से सेंसेशन हुई विच इज अगेन एनर्जी। वो एनर्जी यहां पर गई बायोलॉजिकली और इस हाथ को उठा दिया गया। लेकिन वो क्यों हो पाया? अगर ध्यान से देखोगे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके, क्योंकि बायोलॉजिकली सब कुछ ठीक काम कर रहा है। अगर ना करे तो क्या ये हाथ उठ सकता है? ये जो हुआ, दिस इज बिकॉज ऑफ मिलियंस ऑफ रीजंस, दिस इज बिकॉज ऑफ इन्फिनिट नंबर ऑफ थिंग्स विच आर वर्किंग परफेक्टली, बिकॉज ऑफ विच ये हो पा रहा है। यानी ये पूरा यूनिवर्स एक पर्टिकुलर तरह से एक पर्टिकुलर पोजीशन पर है, जिसकी वजह से ये हो पा रहा है। बट ये करोड़ों प्रोसेसेस को नजरअंदाज करते हुए, बिना उसको देखे, मैंने सिर्फ एक फ्रेगमेंट को देखा, और उसको भी ध्यान से नहीं देखा कि मैंने सोचा और देखो मैंने करके दिखा दिया। तो मैं पूरा क्रेडिट ले गया बेस्ड अपॉन एक छोटे से एस्पेक्ट को कंट्रोल करके, मैं आउटकम का पूरा क्रेडिट ले गया। तो धोखाधड़ी नहीं है तो और क्या है? बिल्कुल ऐसे जैसे एक कंपनी है जिसमें 1 लाख एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, और आप कहो ये कंपनी मेरी वजह से चल रही है, तो क्या होगा? क्या होता है ऐसे में? आपको बाहर कर दिया जाता है ताकि आपको आपकी औकात समझ आए। ऐसे तो हुआ है पास में, कितने आए कितने चले गए, किसी के आने से या किसी के जाने से कोई फर्क पड़ा क्या? ये दुनिया बदली क्या? अगर वो आ गया पावर में तो सब कुछ बदल जाएगा। कुछ बदलता है क्या? या एक चीज ठीक होती है तो 10 चीजें खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि ठीक होती कैसे है? एट द लेवल ऑफ थॉट। थॉट कभी भी कुछ भी सही कर सकता है, ठीक कर सकता है, या सिर्फ खराब कर सकता है। थॉट बाय इट्स वेरी नेचर इज फ्रेगमेंटेड, इट कैन नॉट परसीव द होल। प्लस थॉट के साथ में एक और दूसरी प्रॉब्लम क्या है? इट इज सेल्फ सेंट्रिक। तो अपने बारे में सोचेगा, सबके बारे में नहीं। तो थॉट विल ओनली लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल, और यही तो हो रहा है। थॉट हैज गॉट very very limited control over a certain number of things, that too it is relative
ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ जो काम है जिसको किया जा रहा है उस थॉट को यूज करके, बट आउटकम डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ थिंग्स। यहां तक देख पा रहे हो मेरे साथ साथ में? तो गड़बड़ पकड़ में आ रही है क्या हो रहा है? शक्ति में एक्चुअल में कहीं कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन हमें क्या गलतफहमी होती है कि डिवीजन है और हम वैसे ही एक्ट करते हैं। थॉट बाय इट्स वेरी नेचर क्रिएट्स डिवीजन, इट क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट, इट क्रिएट्स सेपरेशन, इट्स सेल्फ सेंट्रिक, it's fragmented, it's limited. So how can the outcome be right? So objective universe में जैसे कि let's say इसको डिजाइन करना है या फिर ये कोऑर्डिनेट करना है, वहां पे thought can be right and wrong. Thought has its own place. In other words के ये जो organism है which is made up of multiple organs working together, बिल्कुल जैसे कि एक फैक्ट्री जिसमें बहुत सारी मशीनरीज हैं, सब अपना अपना काम कर रही हैं, सब ठीक से कर रही हैं, इस वजह से वो फैक्ट्री चल पा रही है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसी तो हमारी बॉडी है, ऐसी तो ऑर्गेनिज्म है मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। तो जो थॉट है वो एक हद तक एक पर्टिकुलर दायरे में चीजों को चेंज कर सकता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। इसको आप कहो चेंज कर सकता है, इसको आप कहो इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसको आप कहो इम्पैक्ट कर सकता है, इसको आप कहो मैनिपुलेट कर सकता है, बट कुछ भी ठीक नहीं कर सकता है। क्योंकि ठीक क्या होता है, सही क्या होता है? वो जो सबके लिए सही है, क्योंकि अल्टीमेटली वही सबके लिए सही होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली वही उस इंडिविजुअल के लिए भी सही होने वाला है। जो सबके लिए गलत है वो एक इंडिविजुअल के लिए सही कैसे हो सकता है? देख पा रहे हो? थोड़ा मुश्किल होगा देखना, बट ध्यान से देखने की कोशिश करना। बहुत बेसिक लेवल पे बात करते हैं। हमें अपनी लाइफ को ठीक ठाक जीने के लिए क्या चीज़ें चाहिए? 3 चीज़ों में बैलेंस चाहिए, हेल्थ में, वेल्थ में और रिलेशनशिप्स में, जिसको हैप्पीनेस से कनेक्ट किया गया है। बिकॉज हैप्पीनेस एट द एंड ऑफ द डे इज नथिंग बट अ रिलेशनशिप बिटवीन समथिंग और समवन। Without a relationship, you cannot talk about happiness. In fact, वहां पे happiness होती तो है, उसके बारे में पता नहीं होता है। और जब पता होता है तो वो happiness नहीं होती है, वो pleasure होता है। And that is what we all are seeking for. We all are seeking for pleasure. यहां पर भी आते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो जाकर के सबसे पहले यही पूछते हैं कि सर ऐसा बताओ कि बस मजा आ जाए, कोई बढ़िया सा एक्सपीरियंस हो जाए, मन शांत हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। We are always seeking for something, a better state of experience. Thought क्या करता है? Thought by its very nature is self-centric. क्योंकि अगर आप इस बॉडी से आइडेंटिफाइड नहीं हो तो क्या कोई थॉट उठ सकता है? For you to think, you have to assume or believe or understand that I am this. तभी तो करने को कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर द स्पेस, सोच के दिखाना जरा। अगर आप स्पेस हो तो चाहो भी तो कुछ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट यू हैव टू थिंक दैट आई एम नॉट स्पेस, दिस स्पेस हैज टू थिंक दैट आई एम दिस। और इतना ही नहीं, बेवकूफी की सारी हदें पार करनी होंगी। ये बॉडी जो कि स्पेस में है, मुझे ये सोचना होगा कि इस बॉडी में स्पेस है और इसके अंदर की जो स्पेस है वो मेरी है, बाहर जो है वो तेरी है, जैसे घर के अंदर और बाहर होती है। तो थॉट के पैदा होने के लिए, या इसको दूसरी तरीके से कहूं, जो आपकी नेचुरल स्टेट है, दैट इज समाधि, जहां पर पेन और प्लेजर तो है, विच इज गुड फॉर द सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, बट कोई थॉट नहीं है। जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी के केस में होता है या जानवरों के केस में होता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बताओ क्या प्रॉब्लम है? ना तो वो जानवर खुद के लिए प्रॉब्लम है, ना औरों के लिए प्रॉब्लम है, चाहे वो मर रहा है चाहे मार रहा है। फ्रॉम दी होलिस्टिक पर्सपेक्टिव देयर इज नो प्रॉब्लम। जो भी वो कर रहा है वो सब सही है। किसके लिए? प्लैनेट के लिए, बाकी सबके लिए, खुद के लिए। क्यों? बिकॉज देयर इज नो थॉट। एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन अकॉर्ड बिकॉज ऑफ द लॉज ऑफ नेचर। बट हमारे केस में क्या होता है? थॉट। आपने क्या कहा कि थॉट एक कमरे को डिजाइन कर सकता है, मतलब कि सही कर सकता है। जब तक आपने कहा डिजाइन कर सकता है वहां तक तो ठीक है,
बट सही पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, सही क्या है? जैसे अभी हम यहां बैठे हैं, तो एक कमरे का यहां पर होना सही है या गलत है? और जब आप कहोगे सही या गलत, तो मैं पूछूंगा किसके स्टैंड पॉइंट से? जब भी आप सही गलत की बात करते हो, तो आप सही गलत बोलते हो बेस्ड अपॉन मुझे सही लगता है। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता, तो क्या अब ये सही है गलत है? आ गया ना कॉन्फ्लिक्ट। तो एक है सही और गलत जो लगता है, एक है सही और गलत जो होता है, उसमें लगने की कोई गुंजाइश नहीं है। डोंट से कि सही नहीं होता है, गलत नहीं होता है, होता है। सही मतलब क्या? जो सबके लिए सही। क्यों? क्योंकि मैं ही सब कुछ हूं। आई एम एवरीथिंग इन एवरी वन। तो मेरे लिए सही का मतलब क्या? जो सबके लिए सही, जो लॉज ऑफ नेचर के साथ में अलाइंड है वो सही, जो उसके अगेंस्ट है वो सब गलत। थॉट की जो शुरुआत है वो यहां से होती है कि मैं ये हूं, इसलिए मुझे ये डिजाइन करना है। मतलब मैं डिजाइनर हूं, तभी तो मुझे डिजाइन करना है। या मैं इस लैंड का ओनर हूं, या मैं हूं। इनफैक्ट मैं हूं में कोई थॉट नहीं है, बट मैं हूं के साथ में जैसे ही कुछ भी जुड़ा तो थॉट आ गया। नाम, रूप, या कोई ना कोई नॉलेज, स्किल, या कोई इमेजिनेशन। और फिर क्या करता है थॉट? ध्यान से समझो। थॉट क्या करता है? आपको डिसीव करता है इस तरीके से जिसमें आपको लगता है कि ये करके आपका फायदा हो रहा है, और क्योंकि आप अच्छा भी होना चाहते हो, सही भी होना चाहते हो, तो वो ऐसे दिखाएगा कि इसकी वजह से सिर्फ आपको फायदा नहीं हो रहा, औरों को भी फायदा हो रहा है, सबका फायदा है, जबकि एक्चुअल में आपका भी नुकसान है और सबका भी नुकसान है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये जो हेल्थ है, वेल्थ है और रिलेशनशिप है, इन तीनों में ऐसे कितने लोगों को जानते हो जिन्होंने परफेक्टली एक बैलेंस बना लिया है? कैन यू सी दैट? और जब मैं हेल्थ की बात कर रहा हूं तो मैं फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दोनों आ गया। वेल्थ की बात कर रहा हूं तो उसमें मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। रिलेशनशिप भी अंडरस्टैंड। तो होता क्या है? थॉट क्या करेगा? वेल्थ की इंपॉर्टेंस उठा के कर दी यहां, हेल्थ की कहां है? यहां। रिलेशनशिप की कहां है? कहीं बीच में है या और भी नीचे है। समझ रहे हो थॉट क्या कर रहा है? थॉट किसको बेवकूफ बना रहा है? दूसरों को नहीं, आपको खुद को बेवकूफ बनाता है सुबह से रात तक, और आपको पता ही नहीं है। एक्चुअल में क्या है इंपॉर्टेंस? हेल्थ की यहां है, वेल्थ की यहां है। एक बार को वेल्थ कम भी है लेकिन हेल्थी बॉडी है, हेल्थी माइंड है, ये बेटर है? या वेल्थ बहुत है और के पीछे पागल हुए पड़े हो और हेल्थ की धज्जियां उड़ी हुई है और तड़प तड़प के मरने वाले हो, क्या बेटर है? ऑब्वियस नहीं है। जानवरों के पास वेल्थ कहां है, बट हेल्थ तो है। और एक्सेस फोकस करने की वजह से वेल्थ पे, यानी अपनी लाइफ को डिजाइन कर रहे हैं हम एक तरीके से, उसकी वजह से एक पैटर्न में चले जाते हैं। जो चीज आज कॉन्शियसली होती है कल वो सबकॉन्शियसली होने लग जाती है। फिर वो लालच आपके ऊपर इतना हावी हो जाता है कि वो आपसे काम करवाता है, आपको पता भी नहीं लगता है। दैट इज यू विच इज डिस्ट्रक्टिव फॉर द सेल्फ एंड फॉर एवरीवन एल्स। क्योंकि ऐसा आदमी जो बॉडी वाइज और माइंड वाइज बीमार हुआ पड़ा है, वो औरों के लिए क्या अच्छा करेगा अगर उसके हाथ में पावर दे दी तो? जो खुद फ्रस्ट्रेटेड है वो किसी और को खुश कैसे देख लेगा? उसके अंदर तो जेलसी भरी पड़ी है ना, गुस्सा है। जिसमें जितने ज्यादा डिजायर्स हैं उसमें उतना ही ज्यादा गुस्सा है, उतना ही ज्यादा डर है। तो ये थॉट जिसको हम इतना ग्लोरीफाई करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस कहां तक है? सिर्फ यहां तक कि जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज हैं वो पूरी हो सके और आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में जा करके रह सको विच इज गुड फॉर योर बॉडी एंड माइंड। तो थॉट क्या है? शक्ति। शक्ति को बदलने का क्या तरीका है? बहुत आसान है। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। इट इज इनएविटेबल। इट इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन जिसको कभी डिनाई नहीं किया जा सकता। बोलते नहीं है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब एक्चुअल में कर्म क्या हुए, ये किस हद तक आपका कंट्रोल है? बोलते ना कर्म पे आपका कंट्रोल है, फल पे नहीं। तो कर्म क्या है? जो अंदर इंफॉर्मेशन जा रही है वो अगर ढंग की जाने लग जाए तो उसको जो इफेक्ट आएगा, जो हो सकता आने में कई महीने लगे, कई साल लगे, जब तक आपको पेन होगा,
क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन जब अंदर जाती है तो अनकंफर्टेबल लगता है, यानी जो सही होता है वो गलत लगता है और जो गलत है वो सही लगता है। इन अदर वर्ड्स, अगर आपने बहुत टाइम से कोई एक्सरसाइज नहीं करी है, एकदम से जाओगे वर्कआउट करने के लिए तो कैसा लगेगा? कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक बेकार लगेगा, उसके बाद नहीं करोगे तो बेकार लगेगा। बट ये जो फेज होता है उसको क्रॉस करना होता है ना, तो बस इसी हद तक आपका कंट्रोल है और कुछ नहीं है। और थॉट से आप अगर खुद से फ्री हो जाते हो तो आप इस थॉट को यूज कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स, थॉट से आपने ये देख लिया कि मैं जिसको भी मैं बोलता हूं दैट इज जस्ट अ थॉट। तो क्या मैं नहीं हूं? उसको इंक्वायर किया, ये नहीं हूं क्या होता है? हूं तो सही। तो वो जो मैं हूं, जब वहां तक मैं पहुंच गया और ये अंडरस्टैंडिंग स्थित हो गई, यानी एब्सोल्युटली क्लियर हो गई विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट, दिस इज व्हाट आई एम, तो जो बीज है संसार का यानी थॉट का वो जल गया। अब थॉट तो है बट मी सेंट्रिक थॉट नहीं है। बॉडी तो है, मेरी बॉडी नहीं है। बॉडी है, बॉडी की जरूरत भी है, मेरी जरूरत नहीं है। तो क्या ये एक नया बिलीफ है? यानी एक एग्जिस्टिंग बिलीफ है आपका, आई एम दिस, अब एक नया बिलीफ बन गया आई एम नॉट दिस। क्या इसकी बात हो रही है? नहीं। सिर्फ रियलिटी में हमने ये देख लिया कि जो एनर्जी है, शक्ति है, उसका जो खेल है वो अपने आप चल रहा है, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में। इन आइसोलेशन कहीं कुछ नहीं किया जा सकता। इन अदर वर्ड्स, आप चाहे कितना भी अच्छा सोचो, कितना भी अच्छा कुछ भी करो, अगर आप एक ऐसी जगह पे रह रहे हो जो बहुत ही पॉल्यूटेड है तो आपकी हेल्थ ने खराब होना ही होना है, आपकी लंग्स ने खराब होना ही होना है। और जब लंग्स खराब होंगी तो सिर्फ लंग्स नहीं खराब होंगी, बाकी भी सब कुछ खराब होगा। और ये मत समझ लेना कि बॉडी और माइंड अलग अलग है। बॉडी खराब होगा तो माइंड भी खराब होगा ही होगा। बुरा फील अपने आप होने लग जाएगा। जब बीमार होते हो तो बुरा फील अपने आप होता है, कोई करता नहीं है। तो ये है शक्ति का खेल। Having said that, you will not have control over the outcome even after knowing who you are and who you are not. Outcome will depend upon infinite number of factors. यानी अगले मूवमेंट में क्या होने वाला है कोई नहीं बता सकता, and that person actually doesn't care, जिसने खुद को जान लिया है।